तो बच्चों हम शुरू करते हैं आज एसिड्स और बेसिस की रिवीजन के साथ, एसिड बेसिस सॉल्ट्स की। तो एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में जाके H पॉजिटिव आयंस फर्निश कर सकते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में जाके OH नेगेटिव आयंस फर्निश कर सकते हैं। इसके अलावा एसिड्स टेस्ट में सावर होते हैं, लेकिन बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में बदल सकते हैं, और बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल सकते हैं। एसिड्स का एक्शन करोसिव होता है, और बेसिस जो होते हैं वो टच में स्लिपरी होते हैं क्योंकि वो सोपी होते हैं टच में। एसिड्स जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उनके नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपको एसिड्स मिलते हैं। अगर हम किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डाल देंगे तो हमें एसिड मिलेगा, और अगर हम किसी मेटल ऑक्साइड को पानी में डाल देंगे तो वो हमको क्या दे देगा? बेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या मिल रहा है? कार्बोनिक एसिड। और सोडियम ऑक्साइड को अगर पानी में डालेंगे तो वो क्या दे रहा है? बेस। तो हम ऐसे एसिड्स और बेसिस बना सकते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड है कि बेस है? तो बेटा हम ऐसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो हमको बता सके कि कौन एसिड है और कौन बेसिस है। उनको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं? ये इंडिकेटर्स या तो कलर चेंज कर लेंगे या ये इंडिकेटर स्मेल चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर्स आ गए, एक कलर चेंज वाले और एक स्मेल चेंज करने वाले। स्मेल में चेंज होने वालों को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। तो इनफैक्ट इंडिकेटर्स जो है वो एक तरह की डाई होती है, एक केमिकल होता है जो डाई होती है, जो अपना कलर, अपना नेचर एसिडिक और बेसिक मीडियम में बदल देती है। ये अलग अलग कलर शो करते हैं। जो सबसे कॉमन इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास होते हैं, वो होते हैं लिटमस, फिनोल्फ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये हमारे केमिकल इंडिकेटर्स हैं। हालांकि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हमको लीचिंग प्लांट से मिलता है। इसका एक्चुअल कलर जो है वो क्या होता है? पर्पल। और इसको हम रेड या ब्लू इसलिए बनाते हैं ताकि हम एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकें। रेड लिटमस ब्लू बदल जाता है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, और ब्लू लिटमस रेड बदल जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। तो सिर्फ एसिड और अगर सिर्फ बेस पहचानना हो तो लिटमस सॉल्यूशन बहुत बढ़िया चीज है। ये होता है प्लांट लीचिन, जिससे हम लिटमस सॉल्यूशन बनाते हैं, और लिटमस सॉल्यूशन को बाद में हम ब्लू कलर का बेस और रेड कलर का क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं। राइट। और इससे हम बनाते हैं लिटमस पेपर ऑल्सो। अगर आप मेरे पास होते या मैं आपके पास होता तो मैं आपको लिटमस पेपर और ये सारे सॉल्यूशंस एक्चुअली दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास ये सारे पेपर्स और सॉल्यूशंस अब मौजूद हैं। दूसरा हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज के बारे में। ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। नाम ही लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज, तो ये ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिड में ये रेड हो जाता है।
और बेस में इसका कलर क्या हो जाता है, येलो। तो ऑरेंज से रेड एसिड में, ऑरेंज से येलो बेस के अंदर। तो ये देखो मिथाइल ऑरेंज है, बेस में येलो कलर का हो गया, और एसिड में ये कौन से कलर का हो गया, रेड कलर का। तीसरा हमारे पास आता है दैट इज फिनोल्फथैलीन। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कलरलेस होता है, और ये एसिड में कलरलेस रहता है, लेकिन बेस सॉल्यूशन के अंदर ये क्या बन जाता है, पिंक बन जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, कलरलेस है, तो ये बेस में क्या हो गया, पिंक, लेकिन एसिड में ये कलरलेस ही रहता है। ठीक है, तो हमने इनको देख भी लिया। तो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है रेड लिटमस, जो रेड कलर का होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं, पर बेस में ये ब्लू कलर का हो जाता है। दूसरा होता है हमारे पास ब्लू लिटमस, जो ब्लू कलर का होता है, एसिड में ब्लू से रेड हो जाएगा, बेस में ये ब्लू ही रहेगा। तीसरा जो नेचुरल में होता है वो होती है रेड कैबेज लीव्स, जो एसिड में रेड हो जाती हैं और बेस में ग्रीन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया रेड कैबेज लीव्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, ये हो गया हमारा विनेगर एसिड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये ग्रीन कलर का हो गया, विनेगर में ये ऑलमोस्ट रेड कलर का हो गया। सर वाटर क्यों लिया है बेटा, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका कलर जो है वो पर्पल रहता है यहाँ पे। फिर आता है फ्लावर पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, दैट इज ब्लू कलर का, तो ये एसिड में ब्लू ही रहता है और बेस में क्या हो जाता है, पिंक। एक्चुअली ये भी दो तरीके के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एसिडिक सॉइल एंड बेसिक सॉइल। तो देखो अगर बेसिक सॉइल है तो इसका प्लांट का कलर जो है वो क्या होता है, पिंक, और अगर एसिड सॉइल होता है तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो हमें इसके कलर से भी पता चल जाता है कि सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है। और तीसरा आता है टर्मरिक। ठीक है, एसिड में येलो कलर का हो जाता है और बेस में ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, जो एक्चुअली में येलो कलर का पाउडर होता है टर्मरिक। तो ये हमारे टेस्ट होते हैं एसिड बेसिस के बिहाफ पे, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमने पढ़े उन पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमने पढ़े वो हमारे पास दो हैं, एक मिथाइल ऑरेंज है, एक फिनोल्फथलीन है। मिथाइल ऑरेंज का एक्चुअल कलर ऑरेंज है, लेकिन एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में येलो। और फिनोल्फथलीन कलरलेस होता है, एसिड में कलरलेस रहता है, पर बेस में क्या हो जाता है, पिंक। जो हमारे अगले टाइप के इंडिकेटर्स हैं बेटा वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के काम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन स्मेल, क्योंकि ये एसिड्स और बेसिस अलग अलग स्मेल देते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जैसे अनियन का एक्सट्रैक्ट, वनीला एसेंस एंड क्लोव, ये तीन हमारे मोस्ट कॉमन है। बात करते हैं अनियन एक्सट्रैक्ट की। आप थोड़ा सा अनियन एक्सट्रैक्ट ले लो। सर कैसे लेंगे बेटा, आप एक अनियन को पील कर दो और उसको थोड़ा जोर से दबा दो, ताकि उसके अंदर का जो जूस है, जूसी स्टफ है, ठीक है ना, उसकी ड्रॉप्स आ जाए, या कपड़े पर उसको, कपड़े से उसको दबा दो ताकि कपड़ा उसके जूस से गीला हो जाए। आप एक टेस्ट ट्यूब में HCl डाल दो और एक टेस्ट ट्यूब में बेस डाल दो NaOH। आप देखोगे कि एसिड में अनियन की स्मेल रहती है, लेकिन बेस जो होता है वो स्मेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। इससे हमें पता लग जाता है कि बेसेस अनियन की स्मेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। सेम कॉन्सेप्ट से बेटा आप क्या ले सकते हैं, वनीला एसेंस। एसिड में वनीला की स्मेल रिटेन्ड रहती है, लेकिन बेस जो होता है वो वनीला की स्वीट स्मेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। सेम कॉन्सेप्ट क्लोव में भी होता है। क्लोव का भी सिमिलर बिहेवियर है, एसिड में उसकी स्मेल रिटेन रहेगी, लेकिन बेस उसकी स्मेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय।
तो ऑल्फैक्टरी में तो ये कॉमन हो गया कि बेसेस स्मेल खत्म कर देते हैं। तो अनियन एक्सट्रैक्ट एसिड में स्मेल रहती है, बेस डिस्ट्रॉय कर देता है। वनीला एसेंस स्मेल रहती है, बेस जो होता है वो वनीला की स्मेल डिस्ट्रॉय कर देता है। ये होता है क्लो, ये हो गया वनीला एसेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेसिस की, कहते हैं एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस मेटल्स के साथ। जब भी कोई एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट के साथ बेटा क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ध्यान रखना, वो ही मेटल्स हाइड्रोजन को एसिड और बेस से डिस्प्लेस कर सकते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, या वो मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर लाए करते हैं इन रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ी थी। तो सिंस यहां पे मेटल H को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो बेटा ये एक तरह की क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल्स एसिड से H को हटा के सॉल्ट और साथ में क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम हाइड्रोजन को हटा देगा, सोडियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम भी सेम वे से क्या दे देगा, पोटेशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। हर रिएक्शन को बैलेंस करना है। मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को हटाकर क्या बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम भी एसिड से हाइड्रोजन को हटा देगा, साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। सल्फ्यूरिक एसिड से भी हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा बाय सोडियम, तो वो क्या बना देगा, सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हर रिएक्शन में सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, क्योंकि ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े। तो ये देखो बेटा, हमने मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया, कॉपर, हार्डली एनी रिएक्शन। बेटा क्या हो रहा है, नो रिएक्शन। सोडियम को किया तो बेटा जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसको फायर लग जाती है। लेड को किया तो बहुत स्लो अमाउंट में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। मैग्नीशियम को किया, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। आयरन को किया तो ओके ओके हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल उतनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आई होप समझ में आ गया बच्चों। आगे बढ़ रहे हैं हम। यस सर। एक्टिविटी टू शो एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। कहते हैं आप एपरेटस को सेट कर लो जैसा आपको दिखाया है, और जिंक ग्रैन्यूल्स के छोटे छोटे पीसेस में धीरे धीरे HCl की ड्रॉप्स ऐड करो और ऑब्जर्व करो। ये देखिए बेटा, हमने क्या लिए, एक टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए और HCl की ड्रॉप्स डाली, एक गैस रिलीज होगी। इस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब से पास करेंगे और इसके पास क्या लेके आएंगे, बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक। तो बेटा गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो बेटा ये कंफर्मेशन हो गया कि ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस।
अब आप चाहे H2SO4 लीजिए बच्चे, चाहे आप इसके साथ क्या लीजिए, जिंक क्लोराइड, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। इस केस में वो जिंक क्लोराइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो कहते हैं द बर्निंग कैंडल जो हम पास लाते हैं, इट बबल्स एंड गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, जो कंफर्म कर देती है कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कहते हैं एक्टिविटी कंफर्म्स कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस जब एक एसिड जो है मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। ऐसे ही बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स के में हमने धीरे धीरे ऐड किए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, तो वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है अलोंग विद सोडियम जिंकेट। सर कैसे? अब इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर NaO पे माइनस चार्ज होता है और H पे क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये जिंक जो है वो H पॉजिटिव को हटा देगा, तो जिंक पे +2 चार्ज आता है। सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के क्रिस क्रॉस मेथड से हमारे पास फॉर्मूला आता है जिंक NaO होल ट्वाइस। लेकिन रूल के हिसाब से जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको पहले लिखना चाहिए। इस वजह से हम सोडियम को पहले लिखते हैं, जिंक को बाद में लिखते हैं, नॉन मेटल बाद में लिखते हैं। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। साथ में ये क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सेम रिएक्शन आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते हो, वो आपको क्या दे देगा, पोटेशियम जिंकेट। हटा दो बच्चे ये सब, ये आ गया पोटेशियम जिंकेट। यस सर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्शन ऑफ एसिड्स मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। जब कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर रिलीज करता है along with formation of salt and water। सर क्या मतलब? ये देखो बेटा, एसिड है, साथ में मेटल कार्बोनेट है, सॉल्ट CO2 और पानी दे रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एसिड है, मेटल बाइकार्बोनेट है, क्या दे रहा है, सॉल्ट, CO2 एंड पानी। कहता है टू शो एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, कैसे रिएक्ट करते हैं। कहता है सेट अप द एपरेटस, जो हमको डायग्राम में दिखाया हुआ है। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसके अंदर एक में सोडियम कार्बोनेट है और एक में सोडियम बाइकार्बोनेट है, और धीरे धीरे इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाइल्यूट HCl ऐड करना शुरू कीजिए। हम ऑब्जर्व करेंगे कि गैसेस इवॉल्व होती हैं दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। दोनों टेस्ट ट्यूब से गैसेस रिलीज होती हैं जो लाइम वाटर को क्या बना देती हैं, मिल्की। बेटा ये एक ही गैस कर सकती है हमारे कोर्स में जो है, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो लाइम वाटर से पास की जाती है तो वो उसको क्या बना देती है, मिल्की। सर रिएक्शंस बताइए। ये देखिए, सबसे पहले तो हम apparatus देखते हैं बेटा। हमारे पास आप देख सकते हैं ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। आप इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डालिए, एक गैस रिलीज होगी।
इस गैस को हम कहां से पास करेंगे? लाइम वाटर से। धीरे धीरे ये लाइम वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा? मिल्की, क्योंकि जो गैस रिलीज है बेटा वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाइल्यूट एसिड मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। अब चाहे आप सोडियम कार्बोनेट विद HCl ले लो, चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट विद HCl ले लो, दोनों केसेस के अंदर प्रोडक्ट सेम आएंगे और जो मेन चीज है बेटा वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाती है। सर वो मिल्की क्यों हो जाती है? क्योंकि बेटा वो वाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनाती है जिसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो बेटा, ये लाइम वाटर होता है जो क्या होता है बेटा? कलरलेस। और यहां पर ये क्या हो जाता है? मिल्की, क्योंकि वो क्या बनाते हैं? लाइमस्टोन। ये जो है बेटा क्या होता है? इनसॉल्युबल। इस वजह से बेटा मिल्कीनेस आती है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात, लेकिन अगर आप इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। सर क्यों? क्योंकि बेटा आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, उसने क्या बना दिया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सर इससे क्या होता है? ये बेटा सॉल्यूबल होता है, इस वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इट फॉर्म्स सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका मतलब क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए सफेद रंग का नजर आता है। लेकिन जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है तो वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा सफेद रंग गायब हो जाता है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़े। अभी तक किसी ने कुछ पूछना है? आगे बात करते हैं अदर एग्जाम्पल्स की, जहां पे मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। HCl के साथ पोटेशियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट। HCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो है एसिड्स और बेसिस का आपस में रिएक्ट करना। जब एसिड्स और बेसिस, कोई भी एसिड कोई भी बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट अलोंग विद वाटर। और ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड बेस को नलिफाई कर देगा या जो बेस होगा वो एसिड को नलिफाई कर देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एसिड बेसिस एक दूसरे को के एक्शन को क्या कर देते हैं? नलिफाई कर देते हैं। तो ये देखिए एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं।
समझ में आ गया बच्चों आपको ये सब? आगे बढ़े इसके अंदर। तो ये देखिए बेटा, ये कौन सा एसिड आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड, साथ में पानी। ये आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके साथ रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना रहा है? सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड और पानी। ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना रहा है? सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, साथ में क्या दे रहा है? पानी। सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना रहा है? सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट अलोंग विद वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या बना रहा है? पोटेशियम सल्फेट, साथ में क्या दे रहा है? वाटर। तो हर एसिड बेस रिएक्शन में क्या मिल रहा है? सॉल्ट, और साथ में क्या मिल रहा है? वाटर। तो इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एप्लीकेशंस भी होती हैं। कहते हैं टू शो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कैसे शो करेंगे? कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एक टेस्ट ट्यूब में ले लो और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन डाल दो एंड ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप डालोगे आपको क्या कलर नजर आएगा? सॉल्यूशन का पिंक। क्योंकि बेटा फिनोल्फ्थलीन क्या होता है बेटा? कलरलेस, लेकिन बेस में क्या हो जाता है? पिंक। कहते हैं अब धीरे धीरे आप क्या ऐड करो? HCl। बेटा HCl आएगा तो धीरे धीरे वो पिंक से वापस क्या हो जाएगा बेटा? कलरलेस। क्योंकि ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इसलिए जब सिर्फ बेस था तो कलर पिंक था। अब बेस में आप एसिड डाल रहे हो तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो पिंक कलर डिसअपियर हो रहा है और क्या आ गया? कलरलेस। और फाइनली कहता है थोड़ा सा NaOH दोबारा डाल दो, तो बेटा दोबारा वो कलरलेस से क्या हो जाएगा? पिंक। कहता है जब फिनोल्फ्थलीन को डाइल्यूट NaOH में डालेंगे तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? पिंक। लेकिन जब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl डालेंगे तो वो कहते हैं कि पिंक कलर जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, और फाइनली जब उसके अंदर दोबारा NaOH डाल देंगे तो पिंक कलर दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्यूशन अब नेचर में क्या हो गया? बेसिक हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एप्लीकेशंस की, जो हम अभी पढ़ रहे थे। कहते हैं कॉपर या ब्रास के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाती है। सर किसकी? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। लेकिन आप इसको आराम से हटा सकते हो बाय क्लीनिंग विद टैमरिंड जूस, क्योंकि वो टैमरिंड जूस एसिड होता है। ये जो लेयर है ये बेस है, एसिड बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज। जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया गया था इजिप्ट, फ्रांस के, पता नहीं फ्रांस के था या पता नहीं किसके था जिसने गिफ्ट देना तो इजिप्ट को था, पर इजिप्ट ने लिया नहीं क्योंकि वहां फ्रांस ने। हाँ जी, अमेरिका को ही देना था वो। किसको देना था बेटा? इजिप्ट को नहीं देना था, अमेरिका। यस, अमेरिका को ही देना था वो। नहीं बेटा, वो देना इजिप्ट को था, पर उनका बजट नहीं था, उनके पास इतना फंडिंग नहीं था, तो फिर यूएसए वालों के पास चला गया। हालांकि फंड तो यूएसए वालों के पास भी नहीं था, उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो उन्होंने फिर जाके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया गया था जो कॉपर कलर का था। लेकिन बेटा धीरे 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 उसके ऊपर रिएक्शन की वजह से, उसका ऑक्सीडेशन की वजह से ये जो ब्लूइश ग्रीनिश लेयर है बेटा, ये अब किसकी आ चुकी है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की।
अब ये मत कहना कि सर ट्रम्प जी को इमली का रस जो है उसके ऊपर रगड़ रगड़ के उसको साफ करवा देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा बेटा, वो साफ हो सकता है, लेकिन बेटा फिर वो कुछ लेकिन महीनों दोबारा बाद वैसे। दोबारा हो जाएगा, इसलिए कोई फायदा नहीं है ऐसा करने का। ठीक है, देन हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग एसिडिटी हमारी बॉडी में एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, जो हमारी स्टमक में इरिटेशन कॉज करता है। लेकिन रिलीफ पाने के लिए हमें एंटासिड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, बेसिस, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन एंटासिड्स के जो कमर्शियल नेम है वो इनो हो गया, डाइजीन हो गया, है ना। तो ये एंटासिड्स है जो एसिडिटी स्टमक में क्या करते हैं, रिड्यूस, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी स्टमक जो है स्फिंक्टर मसल उसको क्लोज कर देते हैं ताकि खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन अगर एसिडिटी ज्यादा होती है तो वो स्फिंक्टर मसल उसको क्लोज नहीं करेगा, जिसकी वजह से गैसेस जो है वो हमारे गले तक आ जाती है, तो हमको बर्प आने लग जाते हैं। तो ये एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही बेकिंग पाउडर जो होता है वो केक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और बेकिंग सोडा सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे तो वो केक को बिटर कर देगा, क्योंकि बेसेस नेचर में क्या होते हैं, बिटर होते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम कार्बोनेट, जो एक बेस है जो केक को क्या कर देगा, बिटर। आप जितना मर्जी इसके अंदर चीनी डाल लो, आपको उसका आफ्टर टेस्ट, मतलब खाने के बाद, वो कड़वा ही लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा के साथ साथ बेटा क्या डालते हैं, टार्टरिक एसिड, क्योंकि टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडा को के एक्शन को बेटा क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उसकी बिटरनेस को बेटा क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, जिससे आपको केक फ्लफी तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, साथ में आपको मीठा भी लगेगा। तो अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा डालेंगे तो वो सिर्फ राइस करेगा, और वो क्या होगा बेटा, बिटर होगा। तो बेकिंग पाउडर से वो इतना राइस तो नहीं कर पाएगा, पर वो क्या होगा बेटा, स्वीट होगा। तो बेकिंग पाउडर कंटेन्स टार्टरिक एसिड टू न्यूट्रलाइज द बिटरनेस ऑफ बेकिंग सोडा। देन हम बात करते हैं एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। कोई भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो क्या दे देगा, सॉल्ट एंड वाटर। अगेन अगर किसी रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर आ रहा है तो ये तो एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि मैं एक एसिड इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसका मतलब है जो मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में क्या हो गया, बेस। तो ये तभी तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एसिड्स प्लस मेटल ऑक्साइड जो कौन है, बेस, वो क्या बना रहे हैं बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। तो HCl एसिड हो गया, सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया बेस, जो NaCl पानी बना रहे हैं। HCl एंड कैल्शियम ऑक्साइड क्या दे रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड और पानी बना रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम ऑक्साइड पोटेशियम सल्फेट एंड पानी बना रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट और पानी बना रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड और क्यूपरिक ऑक्साइड क्या दे रहे हैं, क्यूपरिक क्लोराइड एंड वाटर, तो सॉल्ट एंड पानी मिल रहा है। All these reactions are again example of neutralization reactions. तो अब हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई, कहते हैं रिएक्शन ऑफ एक मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन है, तो करके बताओ।
तो हम ये देखते हैं, कहते हैं टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड ऑब्जर्व कीजिए उसका कलर, जो क्या होता है बेटा, ब्लैक। उसके बाद उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ HCl डाल दीजिए और फिर दोबारा नया कलर ऑब्जर्व कीजिए। जब आप कॉपर ऑक्साइड में HCl डालेंगे, ये एसिड हो गया। कॉपर ऑक्साइड एक वीक बेस होता है, तो वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाता है क्यूप्रिक क्लोराइड का। तो बेटा ब्लैक से वो क्या हो गया, ग्रीन, एंड साथ में क्या दे रहा है, वाटर। तो बेटा अगर ये वाटर आ रहा है तो ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, ये एसिड है, तो बेटा ये क्या हो गया, एक वीक बेस, राइट। तो ये एक्चुअल होता है बेटा कॉपर ऑक्साइड का कलर, ये HCl का, और ये हो जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड का कलर रिएक्शन के बाद। तो कलर बदल रहा है मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। साथ में क्या दे रहा है, वाटर। कहते हैं इस एक्टिविटी के अंदर न्यूट्रलाइजेशन होता है, जहां पे एसिड जो है वो बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड पानी बनाता है। सिंस यही सेम प्रोडक्ट एक एसिड और मेटल ऑक्साइड के साथ भी हो रहे हैं, इसलिए मेटल ऑक्साइड नेचर में क्या हो गए, बेसिक इन नेचर। ऐसे ही कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स नेचर में क्या हो जाएंगे, एसिडिक। तो अगर मेटल ऑक्साइड बेस है तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, एसिड। तभी तो वो सॉल्ट एंड क्या बना रहा है, पानी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, बेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक एसिडिक गैस है, क्या दे रहा है, सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या दे रहा है, पानी। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, साथ में आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, जो क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड पानी। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एक एसिडिक गैस है, जो NaOH बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट और क्या बना रही है, पानी। कहते हैं नोट, नॉन मेटल ऑक्साइड का एक्शन बेसिस के साथ इज वेरी मच सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसीलिए हमने कंक्लूड कर दिया कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई पहले का टॉपिक पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। तो बात करते हैं हम आगे के टॉपिक की। कहता है एक्टिविटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है, एसिड्स और बेसिस को लेकर, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ भी चुकी है और भी ज्यादा एग्जाम्स के अंदर आ सकती है। एक्टिविटी क्या कह रही है, टू शो एसिड्स और बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, पहली चीज। दूसरा, एसिड्स और बेसिस आयंस भी प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा, हर सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन होता है जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो, और हर सब्सटेंस जिसके अंदर OH होता है जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, बेस हो। तो हम एक रबर कॉर्क को फिक्स कर देंगे दो आयरन नेल्स के साथ एट इट्स टॉप, एंड इसको हम प्लेस करेंगे एक ड्राई खाली बीकर के अंदर। इन आयरन नेल्स को हम 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, स्विच के साथ और एक बल्ब के साथ अटैच कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स एज शोन इन द फिगर। ये आ गया हमारा डायग्राम, ये रहा हमारा रबर कॉर्क, 2 आयरन नेल्स,
वायर के साथ 6 वोल्ट बैटरी, एक बल्ब, एक स्विच कनेक्ट कर दिया। अब हम इसके अंदर लेंगे एसिड। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने डाइल्यूट HCl लेना है, या फिर डाइल्यूट H2SO4 लेना है, या फिर डाइल्यूट HNO3 लेना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तीनों केस में सेम ही होगी। क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं इस रिएक्शन के अंदर? कुछ होगा इस रिएक्शन, इस प्रोसेस? सर इस सर वो जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन आयंस कैथोड पे आ जाएंगे एंड ऑक्सीजन एनोड पे, एंड हमें कैसे पता चलेगा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस आयंस? हो जाएगा वाटर का, हाँ जी। इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा वाटर नो, का। एब्सोल्युटली नॉट। ओ सॉरी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास किसके थ्रू हो रही है? डाइल्यूट HCl के साथ। इसका मतलब है एसिड्स करंट कैरी करते हैं। लेकिन सर क्यों? क्योंकि बेटा पानी में जाके ये फ्री H पॉजिटिव आयंस फर्निश करते हैं, जिनकी वजह से करंट कैरी होता है। अगर बेटा HCl लोगे तो वो H पॉजिटिव फ्री आयंस एक्वस में देगा, साथ में Cl नेगेटिव के फ्री आयंस देगा। अगर H2SO4 लोगे तो वो फ्री H पॉजिटिव आयंस देगा, साथ में SO4 2 माइनस नेगेटिव आयंस देगा। अगर HNO3 लोगे तो वो फ्री H पॉजिटिव आयंस देगा, साथ में NO3 माइनस नाइट्रेट आयंस देगा। ये जो फ्री आयंस आ रहे हैं बेटा, ये करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब हो गया एसिड्स करंट कैरी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड्स जो है वो आयंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं ये सेम एक्सपेरिमेंट एसिड की जगह NaOH डाल के लूंगा, जो एक बेस है, तो बेटा वो भी बल्ब को ग्लो कराएगा, क्योंकि बेस भी Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव फ्री आयंस देता है। मैं यही एक्टिविटी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेके करूंगा तो वो भी फ्री आयंस देगा, मैग्नीशियम आयंस, और क्या देगा? 2OH नेगेटिव आयंस। ये आयंस फ्री आएंगे। तो इसका मतलब है बेटा ऊपर बेसेस भी करंट कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बेसेस भी फ्री आयंस देते हैं। लेकिन सर तीसरा पॉइंट तो आपने वेरीफाई नहीं कराया। हर सब्सटेंस जिसके अंदर H हो या OH हो वो एसिड और बेस नहीं होता। इस केस में मैं कौन से सब्सटेंसेस लूं? ग्लूकोज। वेरी गुड। अगर अब मैंने ये नेक्स्ट टाइम एक्टिविटी करी ग्लूकोज लेके, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, या फिर अल्कोहल लेके इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब दुनिया को तो लगता है कि भाई इसके पास तो बड़े सारे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये तो बड़ा सारा करंट कैरी करेगा। देखो कितना सारा हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर तो OH आ रहा है, ये तो मुझे एक तरह से बेस लग रहा है। नो, मैं मानता हूं कि इसके पास OH है, पर ये बेस नहीं है। सर क्यों? क्योंकि ये -OH नेगेटिव आयंस नहीं दे सकता।
हम मानते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स के पास बहुत सारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये H पॉजिटिव आयंस नहीं दे सकते, ना ही ये OH नेगेटिव आयंस दे सकते हैं। ये कोई भी आयन नहीं दे सकते। अगर ये आयन ही नहीं दे सकते तो बेटा ये करंट कैरी नहीं कर सकते। तो अब यहां पे आ गया, हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर हाइड्रोजन या OH हो, जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो या फिर क्या हो, वो बेस हो, क्योंकि एसिड और बेस वही होते हैं जो पानी में जाके H पॉजिटिव आयन दे सके, उसको एसिड कहते हैं, और जो पानी में जाके OH नेगेटिव आयन दे सके, उसको हम बेस कहते हैं। So this is one very important activity जो बहुत सारी explanation हमें बताती है। I hope किसी को इसमें से कुछ कॉपी तो नहीं करना। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये एक्टिविटी हमने पूरी कर ली। तो सेम हम बेस जैसे NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। बल्ब ग्लो करता है क्योंकि वो फ्री OH नेगेटिव आयंस देते हैं, लेकिन अगर हम इथेनॉल के साथ करते हैं या फिर हम ग्लूकोज के साथ करते हैं तो ये OH ग्रुप तो है पर ये एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि इथेनॉल और ग्लूकोज फ्री आयंस प्रोवाइड नहीं करते, ये फ्री आयंस प्रोवाइड नहीं करते। तो एसिड्स एंड बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आयनाइज करके फ्री आयंस H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस देते हैं। अब इसी पे हमारे पास क्या आता है, सब्सटेंसेस जैसे पिकल्स, जैम एक्सेट्रा, हम इनको कॉपर के कंटेनर में स्टोर नहीं करते क्योंकि उनके अंदर एसिड्स होते हैं और ये रिएक्ट करके पॉइजनस सॉल्ट बना लेते हैं। इसलिए कभी भी कॉपर या ब्रास के यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं करना चाहिए इनको। आप देखो आपके घरों के अंदर पिकल जो होता है वो ग्लास बॉटल्स में या उसमें होता है, जैम जो होता है बेटा वो भी ग्लास बॉटल्स के अंदर होता है, वो इस रीजन की वजह से होता है। जिन चीजों को हम प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर करके रख सकते हैं बेटा वो चीजें प्लास्टिक बॉटल में भी आएंगी, लेकिन जो चीजें नहीं आ सकती बेटा वो ग्लास बॉटल में ही आती हैं। ऐसे ही बेटा चॉक, मार्बल, एगशेल, ये सब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देते हैं। सर क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक मटेरियल कॉमन है, सब किसके बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक्सप्लेनेशन आता है वो है फायर एक्सटिंग्विशर का, जिसके अंदर बेकिंग सोडा होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं जो आग बुझाने का काम करती है। तो बेकिंग सोडा क्या हो गया, NaHCO3, जो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट साथ में क्या दे देगा, CO2 एंड पानी। तो ये फायर एक्सटिंग्विश करती है। एक और हमारे पास इसमें छोटी सी एक्टिविटी है, हमको शो करना है कि एसिड्स जो है वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन ड्राई फॉर्म के अंदर HCl जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, पर पानी की प्रेजेंस में वो करता है। कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर कॉन्क H2SO4 डालेंगे। जब आप NaCl ड्राई को रिएक्ट करोगे कॉन्क H2SO4 एक्वस के साथ,
तो आप देखोगे कि आपको क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट एक्वस, और साथ में क्या मिलती है, HCl गैस, जो बेटा क्या है, ड्राई, जो क्या है बेटा, ड्राई गैस है। हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब हम इस गैस को पहले ड्राई लिटमस पेपर के पास लाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही ड्राई हैं, पानी है ही नहीं, नो H पॉजिटिव आयन, नो चेंज। क्यों? क्योंकि नो H पॉजिटिव आयन। बाद में हम मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के पास लाएंगे, तो बेटा मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर इसमें बदल जाएगा रेड में, क्योंकि बेटा ये मॉइस्ट है। इस मॉइस्ट होने की वजह से H पॉजिटिव आयंस आएंगे, जो ब्लू लिटमस को किसमें बदल देंगे, रेड लिटमस में बदल देंगे। आई होप आपको समझ में आया बेटा ये एक्टिविटी। तो जो गैस इवॉल्व हुई वो HCl गैस है। ये हमारे पास रिएक्शन आ गई। इस HCl गैस को हम जब ड्राई लिटमस पेपर से करेंगे तो कोई भी चेंज कलर में नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ड्राई HCl जो है वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करती, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयंस फर्निश नहीं करती। लेकिन जब हम इसी ड्राई गैस को मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर से पास करेंगे तो ब्लू कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि HCl मॉइस्ट स्टेट के अंदर एसिडिक बिहेवियर शो करती है बाय प्रोड्यूसिंग फ्री H पॉजिटिव आयंस। वेरी नाइस एक्टिविटी। रिजल्ट, ड्राई लिटमस पेपर H पॉजिटिव आयंस नहीं देता, मॉइस्ट HCl H पॉजिटिव आयंस देता है। थोड़ा सा अब हम और जानते हैं हाइड्रोजन आयन के बारे में। वो ये है कि ऐसा क्या होता है मॉइस्चर में कि हाइड्रोजन आयन आ जाता है। बेटा मॉइस्चर में क्या होता है, पानी। तो पानी को देखकर ये H पॉजिटिव फिसल जाता है और वो इसके पास आ जाता है, और वो एक स्पेशल टाइप ऑफ आयन बनाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअली में अकेला H पॉजिटिव आयन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ये H पॉजिटिव आयन पानी के साथ कंबाइन करके बेटा कौन सा आयन बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, वो एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली में जो हमने यहां पे लिखा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं होता, ये रिएक्शन ऐसे होती है। वो हमने यहां पे लिख दिया ना एक्वस, एक्वस, तो बेटा ये बट नेचुरल हो जाता है, बट अंडरस्टूड हो जाता है। लेकिन हाइड्रोनियम थोड़ा लिखने में बड़ा होता है, थोड़ा सा उसके बाद उसके साथ आने पर थोड़ा 2-3 सवाल भी उठ जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप बच्चों को हाइड्रोनियम आयन बता दो पर लिखवाओ नहीं, मेन उनको H पॉजिटिव आयन ही चला रहने दो। तो ये वाला H पॉजिटिव आयन पानी के साथ क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन, जिससे एसिडिक बिहेवियर आता है। लेकिन OH नेगेटिव को कोई भी नहीं चाहिए होता। सिमिलरली बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। बेटा OH नेगेटिव अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, H पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो NaOH जो होगा बेस, वो क्या दे देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, जिसकी वजह से सॉल्यूशन नेचर में क्या है, बेस है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या दे देगा, कैल्शियम आयंस और 2 OH नेगेटिव आयंस, जिसकी वजह से सॉल्यूशन नेचर में क्या है, बेस है। कहते हैं इट इज फाउंड दैट सारे बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको हम कहते हैं एल्कलाइन, जैसे NaOH, AOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स और बेसिस की। इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये मुझे साथ में यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कराना पड़ेगा।
इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अब हम आपके डाउट क्वेश्चन जो भी आप पूछना चाहते हैं वो ले लेंगे।